स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी हम कल के लेक्चर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। सेल मेम्ब्रेन को लिविंग सेल्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि ये सारे लिविंग सेल्स में पाया जाने वाला आउटर मोस्ट लेयर है। बच्चों, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल के सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि किसी घर के बाहर बाउंड्री वॉल होती है, तो बाउंड्री वॉल क्या करती है, किसी भी आउटसाइडर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाती है। मतलब कोई भी अननोन पर्सन बाउंड्री के अंदर बिना परमिशन के नहीं आ सकता। उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के इंटीरियर को बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है। तो बच्चों, कुछ इसेंशियल गैसें लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एंट्री और एग्जिट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स किसी भी सॉल्यूट या आयन का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। इस प्रोसेस में किसी भी तरह की एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव करते हैं, इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स इन डिफ्यूजन प्रोसेस देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड, हेंस इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, ये प्रोसेस मेनली सॉल्यूट और आयन पार्टिकल्स के लिए है। तो अब सॉल्वेंट यानी कि वाटर के केस में मूवमेंट कैसे होता है? तो यहाँ एक और प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ये मेनली सॉल्वेंट या वाटर के केस में अप्लाई होता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। On the basis of concentration, there is 3 types of solution. That is isotonic solution, hypertonic solution, and third one is hypotonic solution. Isotonic solution. When the concentration of solution outside the cell is exactly same as the cytoplasm of the cell, then the solution is called isotonic solution. Means जब सेल के बाहर मौजूद सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल साइटोप्लाज्म के एग्जैक्टली सेम होता है तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इस तरह के सोल्यूशन में अगर किसी सेल को रखा जाए तो सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टाइप है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन दैट ऑफ इनसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऐसा कोई सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रख दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं और सेल श्रिंक हो जाएगा। तीसरा टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। When the concentration of solution outside the cell is less than that of cytoplasm of the cell is called hypotonic solution. Means ऐसा solution जिसमें solute particles कम होते हैं, means उसमें water molecules ज़्यादा होंगे। तो अगर इस तरह के solution में किसी सेल को रख दिया जाए तो water molecules बाहर से cytoplasm की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सेल में स्वेलिंग होने लगेगी और वो अल्टीमेटली ब्रेस्ट हो जाएगा। In short, there is 3 types of solution: isotonic, hypertonic, and hypotonic. Same concentration, high concentration, less concentration. Means अगर इस तरह के solutions में सेल को रखा जाए तो सेल में क्या चेंज होगा? No change, cell will be shrink and cell will be swell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही कुछ सेल्स अपने सराउंडिंग से फूड मटेरियल्स डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं और अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर रिमूव करते रहते हैं। वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। इन अमीबा
Flexibility of cell allows engulfment of food, excretion and locomotion. Now cell wall. Cell wall is the outermost rigid non-living part of the cell present outside to the plasma membrane of the cell. स्टूडेंट्स, अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो स्पेशली प्लांट सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड वॉल पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल वॉल, जो सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं प्रेजेंस की। तो सेल वॉल मेनली प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में पाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। प्लांट सेल में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। गैमेट्स में, जूस्पोर्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। नाउ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। यहाँ एक टेबल दिया गया है, सेल टाइप, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड कंपोजिशन। फर्स्ट, इन प्लांट्स सेल वॉल प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल पाया जाता है और ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड लाइपोप्रोटीन का। नाउ एल्गी। एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। फंगस। फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये काइटिन का बना होता है। एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इसका कोई कंपोजिशन नहीं होगा। वायरसेस में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसका भी कोई कंपोजिशन नहीं होगा। नाउ फंक्शन। स्टूडेंट्स, सेल वॉल का मेन फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और सेल को शेप प्रोवाइड करना। इसके साथ ही सेल वॉल सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी बचाता है, मतलब ये इसे मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑस्मोटिक प्रेशर बेयर करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स when a plant cell loses water and shrinks, causing the cytoplasm and plasma membrane to pull away from the cell wall. जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है, और उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पर ये वापस नॉर्मल हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। तो स्टूडेंट, ये प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस फिनोमिना एक्सप्लेन करती है कि केवल लिविंग सेल्स में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। नाउ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डीएनए एंड कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज। बच्चों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है डीएनए, मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे सेल का जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मीन्स जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही स्टोर रहता है। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। स्टूडेंट्स, अगर किसी सेल को आयोडीन सोल्यूशन से स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो सेल के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही सेल का न्यूक्लियस है। बच्चों, आप यहाँ आयोडीन सोल्यूशन की जगह सेफ्रेनिन सोल्यूशन भी स्टेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। फिजिकल अपीयरेंस देखें तो न्यूक्लियस डार्क होगा, राउंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, उनके बीच थोड़ा स्पेस होता है। एक रेगुलर इंटरवल पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स बनाती हैं। इन पोर्स के जरिए ही जरूरी मॉलिक्यूल्स का साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के सेगमेंट को ही जीन कहते हैं। जीन को हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल दैट इज डीएनए एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। बच्चों, हालांकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन क्रोमोसोम्स को आप हमेशा नहीं देख सकते। ये केवल तभी दिखता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बच्चों, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है,
जबकि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन केवल न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। बच्चों, ये ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का मेन डिफरेंस है।